इंशाल्लाह पूरा हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले देख लें कि इकॉनमी है क्या। ठीक है, जिसे हम माशियत कहते हैं, इक्तसादियात कहते हैं, इक्तसादी कहते हैं, ये इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हम इसके लिए यूज करते हैं। इकॉनमी द स्टेट ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड सप्लाई ऑफ मनी। किसी मुल्क की हालत कि उधर कितनी चीजें कंज्यूम होती हैं, कितनी चीजें साल में प्रोड्यूस होती हैं और कितना सप्लाई ऑफ मनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करते हैं। ये तीन चीजों को आप अगर निकाल लें तो आप जज कर सकते हैं कि किसी मुल्क की इकोनॉमी की हालत कैसी है। इस चीज को समझने से पहले आप थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को डिफरेंट वे में देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री ने सुपर पावर बनना है तो किन बेसिस पे कोई कंट्री सुपर पावर बन सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस, what are the different prerequisites that required for every country to become a super country, जो भी सुपर पावर जो भी है। मतलब इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें एनालाइज करनी पड़ेगी। एलिमेंट्स जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास इकोनॉमी ही आएगा। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ मिलिट्री आएगा। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ मेरे पास करेंसी आएगा। चौथे नंबर पे मैं बात करता हूँ मेरे पास टेक्नोलॉजी आएगा। और पांचवें नंबर पे मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मेरे लोग कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी रिसर्च करने की कितनी अहलियत है। इसमें अगर मैं यूएसए को देखूं और चाइना को देखूं तो दो दो डिफरेंट मेजर कंट्रीज है मेरे पास, यूएसए और चाइना। अगर मैं यूएस की इकोनॉमी की बात करता हूँ तो यूएस की इकोनॉमी 31 ट्रिलियन है, चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन है। मतलब यूएसए की इकोनॉमी 21,000 अरब डॉलर, 31,000 अरब डॉलर्स है और चाइना की 20,000 अरब डॉलर्स है। अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो उसमें भी यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब जरा इसको समझ लीजिएगा, जो चाइनीज आर्मी है वो तकरीबन 2.045 मिलियन पीपल है, तकरीबन 20,45,000 अफराद है जो चाइना की टोटल आर्मी है। लेकिन अगर हम यूएसए की टोटल आर्मी की बात करते हैं ना तो उसमें तकरीबन 1.5 है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतनी होनी चाहिए। अगर हम यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तादाद में चाइना ज्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ और उनके वेपन्स की बात करते हैं तो वो अमेरिका का वेपन ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है। अगर हम इनकी ओवरऑल रीच की बात करते हैं ना, ओवर रीच की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर तो उनके पास है ही मिलिट्री। अदर देन यूएसए पूरी दुनिया के अंदर यूएसए की 750 प्लस मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस। जैसे इनकी मिलिट्री बेस एशिया में तो तकरीबन यूएई में है, आपकी सऊदी अरेबिया में इनकी मिलिट्री बेस है, यमन में, ओमान में, सीरिया में, इराक में इनकी बहुत ज्यादा मिलिट्री बेसिस है। 750 से ज्यादा इनकी मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में है बाहर, अदर देन उनके अपने मुल्क। अगर मैं चाइना की बात करता हूँ तो चाइना की सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जहां पे उनके अपने मुल्क के अलावा मिलिट्री बेसिस है। तो इसमें भी यूएसए चाइना को पीछे छोड़, तो मिलिट्री में भी कौन आगे है? यूएसए। करेंसी की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के लिए क्या कौन सा एक्सेप्टेबल है? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लेकिन चाइना की करेंसी का नाम है युआन। ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है वो किस में होती है? यूएसडी में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जो है इसमें मैं अगर इनको 100 मार्क्स देता हूँ तो चाइना को मैं 60 मार्क्स दूंगा, इसमें भी आगे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर आप लोगों को अलाउ किया जाए कि आप लोगों ने चाइना में पढ़ना है या यूएसए में पढ़ना है तो कहाँ पे पढ़ना पसंद करेंगे? हमें आप कहेंगे जी हमने यूएसए में पढ़ना है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूएसए अभी चाइना से बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना आगे बढ़ नहीं सकता। चाइना के पास दुनिया की दूसरी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है चाइना की। दोबारा समझ लें इस सारी बात को, किसी भी कंट्री की सक्सेस और उसको फेलियर इन 5 एलिमेंट्स की बुनियाद पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहां पे।
इकोनॉमी की बात करेंगे तो $31 ट्रिलियन यूएस की, $20 ट्रिलियन चाइना की। मिलिट्री की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है यूएसए के पास। अगर करेंसी की बात करेंगे वो भी पूरी दुनिया में यूएस ही सक्सेसफुल है। टेक्नोलॉजी में भी यूएसए आगे है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी यूएसए में बेहतर है। प्रोडक्शन जी प्रोडक्शन जी, मैं हमजा आपको सुन तो नहीं सकता, लेकिन आप क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन लिख दें। अच्छा चले, आपको सुन सकता हूँ हमजा, आप बात कर सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ आपको। जी थैंक यू सर। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से प्लीज दोबारा इलैबोरेट इंटेलेक्चुअल कीजिएगा। प्रॉपर्टी, अभी वैसे आवाज क्लियर है? मैं माइक के बगैर बात कर लूँ आप लोगों से, ताकि मैं आप लोगों को भी साथ साथ सुनता रहूँ। अच्छा रहेगा। जी, अभी आपको आवाज आ रही है क्लियर? चलो मैं माइक ही लगा लेता हूँ दोबारा। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंटेलेक्चुअल, इधर देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि देखें, मैं ना पाकिस्तान में, मैं अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ, इधर देखिएगा, पाकिस्तान में तीन तरह के लोग हैं। हम लिटरेट उन लोगों को कहते हैं जो अपना नाम पढ़ लिख सकते हैं, हम उनको लिटरेट कहते हैं। सिंपल, पाकिस्तान में पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये है, लिटरेट पर्सन वो होता है जो अपना नाम लिख ले और पढ़ सके उसको, वो लिटरेट है। पाकिस्तान के अंदर ही सेकंड लेयर आ जाती है पढ़े लिखे लिटरेट, वो लोग जिनके पास डिग्रीज हैं। और फिर आ जाते हैं इनलाइटेड पीपल, जिनको अपनी डिग्री का काम भी आता है, जिनको अपने राइट्स का भी पता है, जिनको दूसरे के राइट्स का भी पता है। और अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो रैशनल बेसिस पे चीजों को सोचना, रैशनल बेसिस पे चीजों का डिसीजन लेना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके इंस्टीट्यूट्स जो है वो पाकिस्तान या दूसरे कंट्री से बहुत बेहतर हैं, जो हर साल अच्छे ग्रेजुएट पैदा करते हैं, जो उनके मुल्क में फर्दर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उनके पास लोग ज्यादा रैशनल हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे पास हैं, हमारे पास लोग, अगर मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान में रैशनैलिटी की क्या परसेंटेज है, तो 1 और 2% पाकिस्तान में लोग रैशनल हैं, और बाकी पढ़े लिखे हैं और बाकी कुछ लिटरेट है। वैसे हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 62.03% है। अगर हम यूएस की बात करें, वहां पे लिटरेसी रेट भी 100% है, लेकिन वो सारे इनलाइटेड भी हैं, उनको अपने हकूक का भी पता है, अगले के हकूक का भी पता है, और उनको अपना काम भी आता है। जी, साथ साथ पूछते रहिएगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज मैं आंसर करूंगा। तो अच्छा, मैं अगर इकोनॉमी की बात करता हूँ तो यूएसए की 31,000 अरब डॉलर है, चाइना की 20,000, और पाकिस्तान की भला कितनी होगी? 350 अरब डॉलर। मतलब अगर मैं आज चाइना, पाकिस्तान और यूएसए को कंपेयर करता हूं, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जेब में 350 अरब रुपया है, चाइना की जेब में 20,000 अरब है, और अमेरिका की जेब में 31,000 अरब है। तो अमेरिका और पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं बनता। इवन इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस इंडिया की जेब में भी 4,500 अरब डॉलर है, हमारे पास सिर्फ 350 अरब डॉलर है। ठीक हो गया? नहीं समझ आई? ऑनलाइन वालों क्लियर है? तो हमने जब भी कभी किसी कंट्री को देखना है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, हमने उसके ऊपर ये मॉडल लगा लेना। अगर उसकी इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसकी करेंसी अच्छी है, तो ही या शी इज कंसिडर्ड एज अ गुड कंट्री। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं।
हाँ जी, आगे चलें जी। हमने आज अपना टॉपिक शुरू किया जी, इकॉनमी क्या होता है। मैंने पहले थोड़ी सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता दी कि दुनिया में अगर किसी कंट्री की सुपीरियरिटी देखनी है कि कितना वो इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको इकोनॉमिक स्केल में चेक कर लेंगे। सबसे बड़ा स्केल इकोनॉमिक स्केल में, अगर किसी की इकोनॉमी जितनी ज्यादा बड़ी होगी इकोनॉमी, उतना बेहतर वो कंट्री परफॉर्म करेगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को समझाया है कि economy means the state of a country in terms of production, consumption and supply of money। किसी मुल्क की हालत किसमें, कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में और सप्लाई, कि उस मुल्क में कितनी चीजें प्रोड्यूस होकर कंज्यूम हुई हैं और वहां पे कितना सरमाया एक साल के अंदर आया है। हम इसको सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इकोनॉमी बन जाएगा। अब जरा अगली बात समझिए। एक टर्म हम सुनते हैं जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जी जीडीपी? आसान सा, बिल्कुल आसान से तरीके से समझाऊंगा। जीडीपी मींस कोई ऐसी वैल्यूएशन, या आप इसको फर्दर आसान करते हैं। सपोज एक कंट्री ने एक साल के अंदर 100 रुपए की चीजें बना के कंज्यूम कर ली हैं, वो उस कंट्री का जीडीपी। एक कंट्री ने एक साल के अंदर अगर 100 रुपए की चीजें बना के कंज्यूम करनी है, तो वो उस कंट्री का क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। याद रख लीजिएगा, जीडीपी क्या है, एक कंट्री ने एक साल के अंदर जितनी मालियत की, लिखते हैं अभी उस हमजा पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन। एक कंट्री ने अगर एक साल के दौरान अगर कोई चीज बना के कंज्यूम कर ली, तो उसका क्या है, जीडीपी। वैसे जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो है कंजम्पशन, कि किसी मुल्क ने कितनी मालियत की चीजें कंज्यूम की हैं, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि उस साल गवर्नमेंट ने कितना फंड स्पेंड किया है। तीसरा, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस आपका इन्वेस्टमेंट, कि मुल्क में कितनी मालियत की इन्वेस्टमेंट हुई है, प्लस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी हम उसे कहेंगे कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। व्हाट इज टर्म जीडीपी पर कैपिटा? मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। मैं वन बाय वन उधर ही आऊंगा। पहले आप समझ लो जीडीपी है क्या। एक साल के अंदर किसी मुल्क ने, मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? मिसाल के तौर पर हम जी एक घर में रहते हैं और घर में 4 लोग हैं, 25-25 हजार रुपया कमाते हैं, 4 लोग, तो 1 लाख बन गया। उस घर का जीडीपी कितना है? 1 लाख। सिंपल। अब मैं उसका पर कैपिटा निकालना है ना हमजा, तो 1 लाख को 4 पे डिवाइड कर दूंगा, 4 पे डिवाइड किया तो 25-25 हजार रुपया आ जाएगा आपके पास, पर कैपिटा निकल आएगा। पर हेड वो बंदा कितना अर्न कर रहा है। मिसाल के तौर पे अब थोड़ी सी हमने सिचुएशन को चेंज करते हैं। 4 लोग हैं जी, ए बी सी और डी। ए अर्न करता है 10,000, बी अर्न करता है 60,000, सी अर्न करता है 20,000 और डी अर्न करता है 10,000, 20,000, 10,000 ये करता है जी। तो 4 मिलके लाख रुपया अर्न करते हैं, चारों मिलके लाख रुपया अर्न करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा बताएं, अब ये जो 4 हैं, हमने इसका पर कैपिटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? जीडीपी टोटल कितना है हमारा? 1 लाख। अब मैं पर कैपिटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख को किस पे तकसीम करूंगा? 4 पे। तो मेरे पास 25,000 क्या निकल आया है? पर कैपिटा निकल। इस तरह समझ ले, इस टाइम पाकिस्तान का टोटल जीडीपी है $350 बिलियन। $350 बिलियन को हम 250 मिलियन पीपल के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल आएगी कि एक बंदा पाकिस्तान में कितना अर्न करता है। $350 अरब को किस पे डिवाइड कर देंगे? टोटल पॉपुलेशन को। जितना हम सारे मिलकर कमाते हैं वो अपनी टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। लेकिन ये बात की बात, अभी हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, परेशान छोड़ दो। आप वापस आ जाएंगे, जीडीपी है क्या? जीडीपी एक साल के अंदर किसी मुल्क ने कितना सरमाया अर्न किया है, कितना सरमाया बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है जी? मिसाल के तौर पे
उस साल उस मुल्क ने 20 रुपए की चीजें कंज्यूम की हैं, उस साल उस मुल्क ने 10 रुपए की चीजें स्पेंड की हैं, उस साल उस मुल्क में 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुई है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 4 रुपए की हुई है। चलो ये भी 30 रुपए कर लो, तो 40, 50 और उस मुल्क का 70 रुपए जीडीपी। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी कैलकुलेट का फार्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट इनटू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारे पास क्या निकल आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रख लेंगे, ऑनलाइन वालों रख लोगे याद। अभी तक हमने 3 चीजें अभी तक फिलहाल डिस्कस की हैं। लिमा अभी बताते रहिएगा कुछ हुआ तो। अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। एक, इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी है कि किसी मुल्क की मौजूदा हालत, किस सेंस में? कंजम्पशन में, कि किसी मुल्क में कितनी पावर है कि कितनी मालियत की चीजें वो कंज्यूम करता है, कितनी मालियत की चीजें वो प्रोड्यूस करता है, और वहां पे कितना सरमाया है, वहां पे कितना रुपया या डॉलर पड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? उस मुल्क की माशी हालत। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि किसी भी मुल्क की सक्सेस या अनसक्सेसफुलनेस चेक करनी है तो आप वो 5 चीजों का फार्मूला बना। क्या है उसमें? इकोनॉमी, मिलिट्री, करेंसी, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जिस मुल्क की ये 5 चीजें बेहतर होंगी वो दुनिया में बेहतर कंट्री समझा जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत छोटी इकोनॉमी, सिर्फ $350 बिलियन। मिलिट्री हमारी अच्छी, करेंसी हमारी बहुत नेगेटिव, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत कम, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ना होने के बराबर। तो हम उन 5 चीजों में से सिर्फ एक चीज में अच्छे हैं, आर्मी या मिलिट्री। वो हमारी दुनिया में 8वें या 9वें नंबर के ऊपर है पूरी दुनिया के। ठीक हो गया जी? ये वो मल्टीप्लाई करके मैं इफेक्ट ही निकाला, वो कोई नहीं, उसका इशू नहीं है, वो हरिमा उसका इशू नहीं है। हम जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीडीपी होता क्या। अब जीडीपी में भी फर्दर 2 चीजें इधर देखिए। एक टोटल जीडीपी वॉल्यूम, बस उस तरफ नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं, वो पढ़ने की जरूरत डिस्कस कर, सिंपल इसको रखते हैं, सिंपल ही हम इसको रखते हैं। हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, हम कैलकुलेट कर लेंगे, तुम्हारे पास जीडीपी आ जाएगी। अब आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नहीं बच्चों, मैंने कल भी एक बात बताई थी कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि अगर बुखार और कैंसर है एक बंदे को, तो वो ये बताएगा कि कैंसर है, मुझे बुखार नहीं बताएगा। इसलिए हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रॉब्लम्स हैं वो हमें याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रॉब्लम्स, उनमें सबसे पहले नंबर पे है जी, सबसे जो पहले नंबर पे है ना प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, वो है प्यारे बच्चों ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, अगर आपको मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में सालाना तकरीबन इंपोर्ट्स होती हैं $60 अरब। कितनी इंपोर्ट्स होती है? मतलब जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं वो कितने की मंगवाते हैं? $60 अरब की। जो बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं $60 अरब की मंगवाते हैं। ओके जी। और जो बाहर हम सेल करते हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो बाहर की कंट्री में जो हम चीजें बेचते हैं, वो है $30 अरब की। डेफिसिट का मतलब होता है कम होना, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा होना। तो अगर हम $60 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ $30 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा डेफिसिट कितना है? 30 अरब डॉलर हमें कहीं से अरेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर, तो हम डेफिसिट में, फायदे में या नुकसान में? नुकसान में। कितने नुकसान में जी? $30 अरब में। यहां से पाकिस्तान का मामला खराब होना शुरू होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट है। जाते
सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड की कमी होना। ऑनलाइन वालों साथ समझेगा। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि हमारी इंपोर्ट, जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं वो ज्यादा है, हमने जो बाहर पैसे भेजने हैं वो ज्यादा हैं, और जो हमें वसूल होने हैं वो कम है। उससे क्या क्रिएट होता है, एक किस्म का डेफिसिट क्रिएट। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है फिस्कल डेफिसिट। क्या है जी, फिस्कल डेफिसिट। ये क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गया तो मुझे एक दफा थम्स अप करें, मैं आगे चलूंगी। ओके ओके, हमजा भाई, हमजा जैन अजीज, आप भी जरा बता दें मुझे, थम्स अप करें ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, नहीं, वॉइस नहीं मुझे आई। मैं ध्यान आवाज कर नहीं आई। आप बता सकते हैं। हमजा भाई लिख के बता दें या थम्स अप कर दें आप, मुझे समझ आ गई क्या आपको समझ आ गई। ऑल गुड, ओके। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं अभी दूसरी ही नहीं हूँ। मैं अगर इसी हेडिंग को ना एक्सप्लेन करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया जी, मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, their causes and suggest measures overcome such problems। लो जी, इस दफा भी ये सीएसएस में 20 नंबर का आया हुआ था, पीएमएस में भी हर साल आता है, सीएसएस में भी इकोनॉमी के ऊपर उसने क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है, खास तौर पर याद रखिएगा। क्वेश्चन आ गया जी, एक 20 नंबर का सवाल आ गया जी, बताएं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी वजूहात क्या है, और उसके लिए मेजर सजेस्ट करें। आप क्या करोगे, आप हेडिंग नंबर 1 ओपन करोगे, आप कहोगे इंट्रोडक्शन जी। क्या हेडिंग करोगे, इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक मैट्रिक वाले स्टूडेंट और सीएसएस एस्पायरेंट के स्टूडेंट में होने में फर्क, डिफरेंस बताने लगा हूँ आज। हम मिसाल के तौर पे जी सर सैयद अहमद खान को पढ़ रहे, हमने पढ़ा जी सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए, सर सैयद अहमद खान ने बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड की मुसलमानों की रीजनरेशन के लिए, सर मुसलमानों की रीनाइंस के लिए। रीनाइंस का होता है कि रीबर्थ, मतलब दोबारा उनको हेल्प आउट किया कि वो उस टाइम जो है उनके अंदर एक शौर उजागर किया कि वो इंडिया के अंदर रह सकें और अपनी जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम कर सकें। क्वेश्चन आ गया जी, डिस्कस द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। एक नॉर्मल मैट्रिक या बीए वाला बच्चा स्टार्ट कैसे करता है कि सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न ऑन October 17, 1817। He got his first job in 1839 and he was promoted as judge in 1846। ये बच्चों इंट्रोडक्शन नहीं होता सीएसएस लेवल पे, याद रखिएगा। आपको मैं आज जी, वीडियो रुकी हुई है, अभी भी रुकी हुई है, यहाँ से वैसे बिल्कुल क्लियर है, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। बताइएगा वीडियो रुकी है जी, बताइएगा। हलीमा ओके हमारी तरफ, आपकी तरफ से? ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, तो मैं, याद रखिएगा, अगर मैं सर सैयद अहमद खान का इंट्रोडक्शन करवाऊं, मेरे पास दो तरह के इंट्रोडक्शन। एक साइड पे मैट्रिक वाला इंट्रोडक्शन है जी, जिसमें लिखा जाता है सर सैयद वाज बोर्न ऑन October 17, 1817। He got his first job in 1839 and
promoted as a judge in 1846। बच्चों ये राइट इंट्रोडक्शन नहीं है, सीएसएस के रेलिवेंट नहीं है। सीएसएस के रेलिवेंट क्या इंट्रोडक्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा। सर सैयद was one of the most epoch making and towering personality of modern India. He was a man of pen and mind, head and heart. He rendered invaluable services for the rebirth of Muslims of India। लो जी, ये दो इंट्रोडक्शन मेरे पास लिखे हैं। एक साइड में मैंने लिखा जी सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या किया सर सैयद अहमद खान ने। एक साइड पे मैंने उनकी खूबियां बयान की। समझ आ गई? राइट इंट्रोडक्शन बच्चों ये है। सर सैयद अहमद खान की खूबियों वाला इंट्रोडक्शन राइट इंट्रोडक्शन। Sir Syed Ahmad Khan was one of the most epoch-making and towering personality of modern India. He was a man of pen and mind, head and heart. He rendered invaluable services for the rebirth, regeneration of Muslims। ये इंट्रोडक्शन जुड़ाइए बनेगा, ये रॉन्ग इंट्रोडक्शन, सीएसएस में ये एक्सेप्टेबल नहीं। हमें क्या लगता है कि जब हमने किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम बताते हैं जी कौन कहाँ कब पैदा हुआ, ऐसे नहीं होता। सीएसएस के अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हुए बड़ा आपको खास क्या लगना पड़ता है, तब आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। समझ आ गई? तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसको अगर आप दोबारा सुन के नोट करेंगे तो आपको जरा फर्दर समझ आ जाएगी। अब मैं आ जाऊं कि मैंने अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की, अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं सिखाता, इसकी मैं पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने पढ़ाई है। पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है शराफत? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? पहले सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड डेफिसिट मीन्स, इट मीन्स when imports are higher than exports of a country। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है जी? जब किसी मुल्क की, या इट अराइजेज व्हेन इट अराइजेज, ये कब पैदा होता है? जब किसी मुल्क की इंपोर्ट्स ज्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, तब वहां पे क्या होता है? बोले, तब वहां पे मुजम्मल बट, ये कौन भाई? It arises when imports are higher than exports of a country। जब हम बाहर से चीजें ज्यादा मंगवाते हैं और बाहर चीजें कम बेचते हैं तो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट। याद रखिएगा ये। अब पाकिस्तान imports around $60 billion। However, its exports are quite less, which are only $30 billion। Therefore,
Therefore, trade deficit is one of the major economic problem of पाकिस्तान। ये जी इतनी सी आपने हेडिंग एक्सप्लेन करनी है इसमें, वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। लो जी, हमने पहली हेडिंग को एक्सप्लेन किया। अब मैं इसमें डायग्राम दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें डायग्राम दिखाना चाहूंगा तो मैं करूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इधर मैं लिखूंगा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स लिखूंगा और इधर लिख दूंगा एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब हमारी इंपोर्ट्स हैं $60 बिलियन की और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $30 बिलियन की। मैंने हेडिंग को एक्सप्लेन भी कर दिया है और उसकी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दी। समझ आ गई? अगर कोई कोटेशन ऐड करना चाहें तब भी आप इसमें कोटेशन कोई ना कोई ऐड कर सकते हैं। कोटेशन मतलब किसी ने इसके बारे में क्या कहा है। हाँ जी, मुजम्मल या हलीमा को कोई इशू हो ऑनलाइन वाले बच्चों को तो बताइएगा। क्या इस हेडिंग की एक्सप्लेनेशन करना आपको समझ आई है? बच्चों आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। हालांकि हेडिंग इस तरह एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी बोर्ड पे लिखने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आपके लिए हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। आ जाओ, अब इसकी पिक्चर बना लो। हेडिंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये मैंने लिख दिया। ये मैंने लिखा है कि ट्रेड डेफिसिट, लिख लो, कोई पिक्चर बना लो, इधर ही बैठ जाओ। कि जब किसी मुल्क में इंपोर्ट्स ज्यादा हों और एक्सपोर्ट्स कम हों तो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट। क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होती है, डेफिसिट होती है। अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ, उसकी पिक्टोरियल या उसका डायग्राम बनाकर दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी इंपोर्ट्स ज्यादा है और ये मेरी एक्सपोर्ट्स का। ठीक हो गया? पाकिस्तान का दूसरा इकोनॉमिक मसला। सर ये डायग्राम बनाना जरूरी होता है? जी, अगर बना दें तो अच्छे नंबर आते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो लाजमी नहीं। बना देंगे तो अच्छी चीज है, बना देंगे तो अगर आपका 14 नंबर आ रहे हैं क्वेश्चन में, हो सकता 16 देता है। मेरा एज अ टीचर मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा, कोटेशन डायग्राम हर हेडिंग में होनी चाहिए। किसी में कोटेशन दे दो, किसी में डायग्राम दे दो, किसी में कोई फैक्चुअल बात लिख दो, उसको हाईलाइट कर दो, करते रहो। दूसरा इशू है पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का तो एक इलम हो गया होगा ना, कमी होना, कम होना, और सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। डेफिसिट का मतलब है कमी और फिस्कल का और सरप्लस का ज्यादा। ट्रेड का डेफिसिट हो तो इसका मतलब हम ज्यादा चीजें मंगवा रहे हैं और ज्यादा कम सेल कर रहे हैं। और अगर फिस्कल का क्या मतलब होता है? फिस्कल का मतलब होता है हमारा जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है मोर, और हमारा जो रेवेन्यू है वो लेस है, वो कम है। ठीक हो गया? हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारा रेवेन्यू कम है। अब इसको मैं जरा समझता हूँ। आप जी लाहौर में रह रहे हैं, आप घर वालों को फोन करते हैं, आप कहते हैं मेरा महीने का खर्चा 60,000 रुपये, मेरा महीने का बजट कितना है? 60,000 रुपये। मतलब मेरी जो खर्चा करने की जरूरत है वो कितनी है? 60,000 है, लेकिन घर से आपको आते हैं 50,000 रुपया।
तो 10,000 रुपया फिर किसी से क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। समझ आ गई है? पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही है। हुकूमत के लिए रेवेन्यू क्या है? आपके लिए रेवेन्यू कहां से आता है? घर से आता है। हुकूमत के लिए रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्सेस से। पाकिस्तान का इस साल का जो बजट है ना, वो है बच्चों 14,300 अरब रुपया। कितना है बजट? 14,300 अरब। लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है ना, जो हमें टैक्सेस की मद में सिर्फ मिलेंगे, वो है 9,400 अरब रुपया। बाकी भाई कहां से आएंगे बताएं? बाकी कहां से आएंगे? लोन लेना पड़ेगा, और फिर हम उसी लोन लेने के चक्कर में फंसते जा रहे। तो सर अगर हमने इस चीज से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी, टैक्स बढ़ाना नहीं, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स रेट को ना बढ़ाएं। टैक्स रेट ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हमें अपनी कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे, बिल्कुल मैं बताता हूँ। अब पता है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो 20,000 अरब रुपए तक हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हम इकट्ठा कितना करते हैं ये भी पूरा नहीं होता हमसे। 20,000 अरब रुपया हम टैक्स सालाना इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सुने। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपको अपने जीडीपी का ना 20% टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? 20%। चाइना अपने जीडीपी का 25% इकट्ठा करता है। इंडिया अपने जीडीपी का 18% टैक्स इकट्ठा करता है। हम 10%। सही है। हमें कितना करना चाहिए? अच्छा, हमारा जीडीपी है कितना? 350 बिलियन डॉलर। इसका 10% निकालोगे तो 30 बिलियन डॉलर। यही है ना 30 बिलियन डॉलर 10%। अब 30 बिलियन डॉलर को आप उसमें निकाल लो, डॉलर को रुपए के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 35 अरब डॉलर को रुपए के साथ करोगे तो वो इतने ही बनेगा, 280 रुपए का डॉलर। और अगर अपने 20% इकट्ठा करते हैं तो फिर कितना बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे? 20 बिलियन, 70 बिलियन डॉलर। और अगर हम 70 बिलियन टैक्स इकट्ठा करते हैं तो फिर उसको 300 से मल्टीप्लाई कर लो, वही 19-20 हजार अरब। हमारी जो टैक्स कलेक्शन की जो कैपेसिटी है, जितना हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं वो 20,000 अरब है। लेकिन हम कितना इकट्ठा करते हैं? सिर्फ 9.5। वो भी हमसे पूरा नहीं। जी, आपका क्वेश्चन था सर। ये आपने पहले ही पढ़ा था, पाकिस्तान में जीडीपी है 4 अरब डॉलर जी, और लोन है 270 अरब का। जी। तो सर ये सेम टू सेम यही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आपको अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं ना याद, जैसे आप ये तो नहीं है कि 350 हो सकता है, 351 हो, 352 हो या 353 हो। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? आपको लिखना चाहिए अराउंड 350 के करीब है। तो पाकिस्तान का पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था बच्चों बताएं? जी, पहला था ट्रेड डेफिसिट और दूसरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। When expense of a country is higher than the revenues of that specific country, the problem of fiscal deficit arises. Pakistan collects only 10% of its total GDP, which is almost $35 billion. According to World Bank, Pakistan should collect around $70 billion. Therefore, we are facing another economic problem, that is our fiscal deficit. फिस्कल का मतलब क्या है? बजट के रिलेटेड, हमारे खर्चे के रिलेटेड, हमारी इनकम के। याद रखेंगे जी, पक्की बात है। तीसरा इसी से रिलेटेड है। ऑनलाइन वाले थम्स अप करेगा, समझ आ गई? मैं आगे चलूं, तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझाऊं। ओके, तीसरा है लो टैक्स टू जीडीपी। ये इसी से मिलता जुलता है, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो।
हमारा जीडीपी कितना है 350, हम 10% इसका सिर्फ इकट्ठा करते हैं, हमें कितना करना चाहिए 20%। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक a country must collect at least 20% of its GDP. However, yeah, unfortunately, Pakistan collects only 10% of its total GDP, which is lowest in the region. Therefore, we have another issue, that is low tax to GDP in this region. जी हाँ सर। हाँ जी, नहीं समझ आई बच्चों? टैक्स टू जीडीपी लो है हमारी पाकिस्तान में, बहुत लो है। तो इसको सही कैसे करेंगे? ये पहले आज प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, फिर कल इसके सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे ऐसे सोल्यूशन आपको बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे इतना आसान है, इसके बावजूद हम नहीं कर पा रहे। ये सर हमारा करंट अफेयर तैयार होगा। ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, ऐसे ये सारा कुछ हमारा तैयार हो रहा है। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो हमारी इसमें रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। लो जी, यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन आप पूछें। पहला हमारा कौन सा प्रॉब्लम था? ट्रेड डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा लो टैक्स टू जीडीपी, चौथा है हाई रेट ऑफ फॉरेन डेट। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेट भी है। पाकिस्तान पे तकरीबन इंटरनल और एक्सटर्नल, पाकिस्तान का अंदरूनी और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला ले तकरीबन 270 अरब डॉलर हम पे कर्जा है, 270 बिलियन डॉलर, जो बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। फिर हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है लो या वीक परफॉर्मेंस ऑफ आवर करेंसी। हमारी करेंसी बहुत कमजोर होती जा रही है। सर ये तो उनकी वजह से होती है ना। बस है तो सही ना प्रॉब्लम, है तो सही ना प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ना। फिर आप आगे फिर जनरल प्रॉब्लम्स भी लिख लो। इन्फ्लेशन हो रही है जी, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इकोनॉमिक इशू है। अनस्किल्ड लेबर पाकिस्तान में इकोनॉमिक इशू है, अनस्किल्ड लेबर। ऑडी ने 2021 में 19 में इन्वेस्टमेंट करी थी पाकिस्तान में $1 मिलियन, लेकिन ये लिखा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना की कि पाकिस्तान में तो स्किलफुल लेबर ही नहीं है, हमें बाहर से लेबर मंगवानी पड़ेगी, लिहाजा हमें महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान में स्किलफुल लेबर नहीं है इसके लिए। फिर लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या लेस डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये भी एक पाकिस्तान का इशू है, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा। अनएम्प्लॉयमेंट कर लो, करप्शन कर लो, अब बाकी जितने आपके जनरल इश्यूज है ना वो सारे यहाँ पे फिट हो जाए। अगर आपने शुरू वाले 2-3 अच्छे बता दिए तो फिर आपके सारे बाकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिट हो। जी जी हमजा, मैं सुन रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। सर कल आपने कहा था कि जो करप्शन है वो सोशियो इकोनॉमिक में आएगा। तो अब मैंने ये भी कल कहा था, जी जी मैंने हमजा भाई ये भी कहा था कि वो सोशियो इकोनॉमिक में भी आएगा और सोशियो इकोनॉमिक सारे इकोनॉमी में भी आएंगे। जी समझ आ गई? दोबारा सुन लें, वो सोशियो इकोनॉमिक है। ये वाला जो ट्रेड डेफिसिट लिखवाया ये सोशियो इकोनॉमिक नहीं है। ट्रेड डेफिसिट प्योर क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आपने जब भी किसी टॉपिक की प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करनी, सबसे पहले क्या लिखोगे? प्योर प्रॉब्लम्स, जो ज्यादा हार्श प्रॉब्लम्स है वो लिखोगे, बाकी बाद में जनरल भी लिख लो, चल जाए। लेकिन आप शुरू ही इन्फ्लेशन से करोगे तो वो कहेगा बड़ा बेवकूफ बंदा यार। इससे मैंने पूछा कि तुम्हें बुखार है या कैंसर है, कहता मुझे बुखार है। हालांकि बताना क्या था पहले, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप कहते जी अल्लाह ना करे
ये सर की कॉल डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मिस सर तो है ही नहीं क्लास में। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, ग्रुप में मैसेज कर लेते हैं फिर। जी ठीक है, मैं करता हूँ मैसेज ग्रुप में। जी कंटिन्यू करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इनकी क्वारीज वगैरह जो है वो लेके चलिएगा, मैं ये बोल के जा रहा हूँ। क्या किया था कल हमने? 2 टाइम। ठीक है, और वो लिखा